कि मैडम डीएनसी किस तरह से की जाती है। क्या पेट के ऊपर से करेंगे, क्या बड़ा ऑपरेशन होता है, क्या चीरा लगाएंगे या फिर टाँके आएंगे, क्या उसके निशान रहेंगे क्या। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनसी कब की जाती है और किस तरह से की जाती है, कितना टाइम लगता है और कितने चार्जेस लगते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम डीएनसी किस तरह से की जाती है। क्या पेट के ऊपर से करेंगे, क्या बड़ा ऑपरेशन होता है, क्या चीरा लगाएंगे या फिर टाँके आएंगे, क्या उसके निशान रहेंगे क्या। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आता है हमारा कि डीएनसी कब की जाती है। तो बहुत सारे केसेस रहते हैं जिनमें हमें डीएनसी करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, आपने दवाई खा ली पर आपका केस क्लियर नहीं हो रहा, या तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया या रिटर्न प्रोडक्ट यानी कि आरपीओ से बच रहा है या ब्लड क्लॉट्स बच रहे, तो उसको क्लीन करने के लिए डीएनसी की जाती है। दूसरा होता है कि कई बारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद में अच्छे से क्लीनिंग या सफाई नहीं होती है, कई महीनों तक ब्लीडिंग चलती रहती है, यानी कि बच्चे के कुछ अंश उसमें रह गए, प्लेसेंटा का अंश कुछ बच गया अंदर, कुछ क्लोट्स वगैरह, तो उसको क्लीन करने के लिए डीएनसी की जाती है। इसके बाद में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जिनके पीरियड्स बंद हो गए, यानी मेनोपॉज की कंडीशन आ गई है, उसके बाद भी उनको अचानक से ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, बार बार हो रही है, तो ऐसे केसेस में बायोप्सी के लिए डीएनसी करके उनके जो टिश्यू रहते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है कि कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही यूट्रस में, कहीं कैंसर सेल डेवलप तो नहीं हो रही, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के लिए डीएनसी की जाती है। अब डीएनसी करने की प्रोसीजर क्या रहती है? तो देखिए, डीएनसी की प्रोसीजर क्या होती है कि जब भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको डीएनसी करना है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस हॉस्पिटल में करवा रहे हो, आपको एनेस्थेसिया देके करेंगे कि डायरेक्ट करेंगे। आपको अगर डॉक्टर ने बोला है कि एनेस्थेसिया देकर के करेंगे, यानी कि जीए दिया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया, जो कि थोड़े टाइम के लिए आपको बेहोशी की जाती है, जिसमें कि आपको दर्द वगैरह नहीं होता है। और एक होती है बिना एनेस्थेसिया के, यानी कि पेशेंट आया, करवा के और चला गया। अधिकतर जैसे छोटी जगहों पर तो नॉर्मल डीएनसी ही की जाती है। थोड़ा पेन होता है, कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं होता है कि पेशेंट की जान निकल जाए, थोड़ा सा करने वाले पे भी डिपेंड होता है, और जो पेशेंट है थोड़ा सा उसको भी समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा पेन तो होगा। तो मेन प्रोसीजर क्या होती है कि आपको डॉक्टर बुलाते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें आया कि भाई आपको कुछ टुकड़े बच गए हैं या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो रही, जिसके लिए हमें सफाई करनी पड़ेगी। नॉर्मल लैंग्वेज में सफाई, धुलाई और डीएनसी या सर्जिकल एबॉर्शन, इतने नामों से नॉर्मली इसको जाना जाता है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप आ जाइए, डॉक्टर आपको एक दिन पहले समझा देते कि आपको इस तरह से करेंगे हम। अगर आपको एनेस्थेसिया देंगे तो आपको 6 घंटे पहले ही भूखा रहना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी खा करके नहीं आना है, क्योंकि जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो पेशेंट को थोड़ी वॉमिट सेंसेशन आता है या उल्टियाँ हो सकती है, तो ऐसे में थोड़ी समस्याएं जाती है। इसीलिए आपको बोला जाएगा कि आप 6 घंटे पहले खाना खा लीजिए, मतलब 6 घंटे तक आपको भूखा रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी, चाय वगैरह आप ले सकते हो, 2-4 बिस्किट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको जनरली बुलाया जाता है कि भाई कोई एनेस्थेसिया नहीं देंगे हम, तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से करके आपको भेज देंगे। तो डॉक्टर ने जिस दिन आपको बुलाया है, जैसे कि कल आपको हॉस्पिटल जाना है, तो जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जो भी डॉक्टर्स रहेंगे वो उनके स्टाफ से बोल देते हैं कि आप इनको मिसोप्रोस्टल इंसर्ट कर दीजिए। तो आपको सभी डॉक्टरों का रूल्स अलग अलग रहता है, पर जो जनरली हम लोग करते हैं, 2 टेबलेट इंसर्ट कर देते हैं, 2 टेबलेट बोल देते हैं कि मुंह में रख के चूस लो, यानी कि सबलिंगुअली ले लो। इसके बाद में पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आप 2 घंटे तक बैठो। फिर हम 1 घंटे के पहले, मतलब जब भी डीएनसी करना रहता है तो 1 घंटे पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, प्रोस्टोडिन, साथ ही में एक टीटी इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है। और टीटी इंजेक्शन कंपलसरी रहता है,
क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह ना हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए टीटी इंजेक्शन बिल्कुल ज़रूरी रहता है हर एक पेशेंट को लगाने के लिए। बहुत सारे डॉक्टर करने के बाद लगा देते हैं, बहुत सारे पहले भी लगा देते हैं। तो जब भी डॉक्टर क्यूरेट करेगा तो 1 घंटे पहले आपको प्रोस्टाडीन इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर लगाते भी है, बहुत सारे नहीं भी लगाते। फिर 2 घंटे बाद आपको डॉक्टर बोलेंगे कि ठीक है, इनको ओटी में लेके आइए। जो भी स्टाफ रहता है वो पूरी तैयारी करके रखता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्लीन करके रखते हैं। फिर पेशेंट को नॉर्मली ओटी में लेके आते हैं, वहाँ का टेबल वगैरह सेट करके और पेशेंट को लेटा देते हैं। जो भी पेशेंट रहती है जिसकी डीएनसी करना है, सिर्फ ओटी में उसी को लिया जाता है। अटेंडर को बाहर, मतलब आप वेटिंग रूम में अपना वेट करिए पेशेंट का। पेशेंट को बोल दिया जाता है कि भाई आप अपनी पेंटी वगैरह, जो भी सलवार पेंट आपने पहन रखी है वो निकाल दो। उसके बाद में उनको गाउन से कवर कर दिया जाता है, सिर्फ वेजाइनल एरिया ओपन करके रखते हैं। पेशेंट को पूरा ढक दिया जाता है, पेशेंट का मुंह खुला रहता है। अगर आपको एनेस्थेसिया दे रहे हैं तो फिर वो तो एक अलग बात हो जाती है, पर अगर आपको नॉर्मली कर रहे हैं तो गाउन ओढ़ा करके सिर्फ वही प्राइवेट पार्ट वाला एरिया ओपन रहता है। फिर जो डॉक्टर आपकी डीएनसी करेगा आपको नॉर्मली लेटा के लिथोटोमी पोजीशन में, फिर आपकी वेजाइना में इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं, जैसे स्पेकुलम होता है। तो वो क्या है, यूट्रस को मतलब बच्चादानी का मुंह दिखने के लिए हम पहले एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जो किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, इसको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं ताकि वेजाइना थोड़ा चौड़ा हो जाए तो हमें आगे का रास्ता दिखे, यानी कि बच्चादानी का मुंह सर्विक्स दिखे। फिर बच्चादानी का मुंह पकड़ के, यानी कि हमारे और भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिनसे कि बच्चादानी का मुंह पकड़ के फिर उसमें डायलेटर्स डालते हैं। क्योंकि बच्चादानी का मुंह काफ़ी छोटा रहता है तो पहले उसको चौड़ा करना पड़ता है, यानी कि बच्चादानी का जो मुंह रहता है। जब नंबर वाइज डायलेटर डाल करके उसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, जैसे कि हमारा क्यूरेट चला जाए अंदर। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग सक्शन से भी उसको क्लीन करते हैं। एक सक्शन मशीन आती है जो अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको खींच लेती है, बिल्कुल बारीक सी पाइप रहती है, उसको अंदर डाल देते हैं। अंदर डालने के बाद में उसको खींच लेते हैं। उसके बाद में क्यूरेट कर दिया जाता है जो भी क्लोथ्स वगैरह, फिर सक्शन मशीन अंदर डाल के उसको वापस से क्लीन कर दिया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीएनसी में पूरा खाली 5 से 7 मिनट, और बहुत ज़्यादा कचरा है तो 10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये डिपेंड आपके डॉक्टर पे भी करता है कि भाई कितना वो स्लो कर रहा है कि कितना फास्ट कर रहा है, पर मिनिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अब आपका जो भी कचरा था पूरा डॉक्टर ने निकाल दिया। फिर आपको नॉर्मली वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी निकाल लिए जाते हैं। फिर आपका वो गाउन डॉक्टर क्लीन करके पेड लगा देते हैं। फिर आप नॉर्मली अपने कपड़े पहन लेते हैं और आपको अपने रूम में वापस से शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो स्टाफ रहता है वो पेन किलर इंजेक्शन, यानी कि जैसे डायनापार, रूटीन, जो भी उनको लगाना है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा देते हैं। आपको वेनफ्लोन भी फिक्स किया जाता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत इंजेक्शन या ड्रिप या बोतल आपको चढ़ा सके। तो ये तो हो गया जनरल। पर अगर आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है तो फिर पूरा स्टाफ ही जो रहता है वो पूरा मॉनिटरिंग भी करता है, बीपी वगैरह लेते हैं, बार बार आपकी पल्स रेट वगैरह सारा देखते हैं। फिर आपको जब डीएनसी की प्रोसीजर हो जाती है तो स्टाफ पूरा उस पे लेटा करके स्ट्रेचर पे फिर आपको अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं। जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, बार बार आपका बीपी वगैरह मॉनिटरिंग की जाती है। और डीएनसी होने के बाद में आधे घंटे बाद आपको थोड़ा सा बिस्किट, 2-4 बिस्किट और चाय पिला देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे, जैसे उल्टियाँ वगैरह या अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये देखना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं तो फिर आता है आपका डिस्चार्ज का टाइम। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमारे वेजाइना में जो स्पेकुलम डाला, क्या उससे वेजाइना लूज तो नहीं हो जाएगी? तो देखिए, वेजाइना तो एक इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि वापस से वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। और आपको इस प्रोसीजर के दौरान कितना पेन होता है, तो कोई बहुत इतना ज़्यादा पेन नहीं है कि हर कोई पेशेंट सहन नहीं कर पाता है। बहुत अच्छे से डॉक्टर्स करते हैं, उनको भी पेशेंट की जान की परवाह रहती है कि भाई हमारी पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो, इसको कोई प्रॉब्लम से नहीं जाए, है ना, तो बिल्कुल आराम से करते हैं।
अब आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, आपको चाय बिस्किट मतलब नाश्ता दे दिया जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर एक बार आपको देख लेगा, चेक कर लेगा कि कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही, पेट में दर्द तो नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो फिर आपको आगे का पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट देख करके आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फिर आप घर पे जा सकते हो। पूरी डीएनसी में हॉस्पिटल में रुकने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। पर अगर आपको जनरल एनेस्थेसिया देके कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि अगर आपकी एनेस्थेसिया देने के बाद में तबीयत ठीक ना रहे तो हो सकता है कि आपको 1 दिन के लिए एडमिट भी रहना पड़े। बहुत सारे पेशेंट के साथ में ऐसा होता है। और अगर आप नॉर्मली करवा रहे तो आप उसी दिन 4 से 6 घंटे में अपने घर जा सकते हो। अब इसके बाद में देखते हैं कि क्या आपको कोई कट वगैरह लगता है, कोई टाके लगाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली वेजाइना के थ्रू किया जाता है। बच्चादानी के मुंह से जो भी मटेरियल है वो यूट्रस से बाहर की तरफ खींच लिया जाता है। तो इसमें कोई टाके नहीं लगते, कोई निशान नहीं रहते, ना ही किसी को पता चलता है कि आपने डीएनसी करवाई। और अब हम बात करें कि कितना प्राइस इसका या कितनी कॉस्ट इसकी आती है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हो, आपके डॉक्टर के क्या क्या चार्जेस है उस पर डिपेंड करता है। पर अगर आप नॉर्मली करवा रहे हैं, बिना एनेस्थेसिया के करवा रहे हैं, तो उसके चार्जेस काफ़ी कम रहते हैं। और अगर आप एनेस्थेसिया से करवा रहे हैं यानी कि बेहोशी की दवाई लेकर के अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें 7 से 8 हज़ार का खर्च बढ़ जाता है। जैसे कि आपका काम जो इधर 5 हज़ार में हो रहा है नॉर्मल में, तो मान के चलो उसमें 15 से 20 हज़ार का खर्च आपका आ जाएगा। इतना अंतर आता है उसमें। बाकी प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं होती, नॉर्मल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एनेस्थेसिया में भी नहीं होती। सिर्फ ये है कि नॉर्मल में आपको थोड़ा पता चलता है, उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ठीक है, इतना फ़र्क आ जाता है। अब इसके बाद में हम बात करें कि डीएनसी के बाद में क्या परहेज रखना पड़ता है। तो देखिए, ज़्यादा कोई परहेज तो नहीं रखते, बस आपको 1 महीने तक रिलेशन नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, वो भी 15 से 20 दिन तक। उसके बाद में आप जैसे घर जाने के बाद में अपना नॉर्मल काम कर सकते हो, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खाना बना सकते हो, बर्तन साफ कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो। और धीरे धीरे 7-8 दिन में आप सारा काम अपना पोछा, कपड़े वपड़े सारा काम कर सकते हो। इसके लिए कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें कि आपको रिलेशन कब बना लेना चाहिए डीएनसी के बाद में, तो आपको अपना नेक्स्ट पीरियड का वेट करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपने कॉन्टेक्ट मतलब रिलेशन बना सकते हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीएनसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। धन्यवाद।